साथियों, मैं डॉक्टर संगीता नागरवाल गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई से। पिछले वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे मुग़ल बादशाह शाहजहाँ की और हमने बताया था मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के प्रारंभिक जीवन के बारे में और उनके और मुमताज़ बेगम के रिश्तों की कहानी भी हमने देखी थी और किस तरह से उन्होंने उत्तराधिकारी का पद प्राप्त किया, सिंहासन प्राप्त किया। आज हम चर्चा करेंगे बादशाह शाहजहाँ के समय में हुए विद्रोह, उनके साम्राज्य विस्तार, दक्षिण मुगल प्रदेश का विभाजन, मध्य एशिया और शाहजहाँ के अंतिम दिनों की। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करें शाहजहाँ के समय में हुए विद्रोह की। तो देखिए, लगभग सभी मुगल शासकों के शासनकाल में विद्रोह हुए थे, ये आम बात थी। शाहजहाँ का शासनकाल भी इन विद्रोह से अछूता नहीं रहा। उसके समय के निम्नलिखित विद्रोह इस तरह से हैं। तो सबसे पहला विद्रोह था बुंदेलखंड का विद्रोह, जो 1628 से 1636 के बीच हुआ। तो वीर सिंह बुंदेला के पुत्र जुझार सिंह ने प्रजा पर कड़ाई कर बहुत सा धन एकत्र कर लिया था। एकत्र धन की जांच न करवाने के कारण शाहजहाँ ने इसके ऊपर 1628 ईस्वी में आक्रमण कर दिया। 1629 ईस्वी में जुझार सिंह ने शाहजहाँ के सामने आत्मसमर्पण करके माफ़ी मांग ली। लगभग 5 वर्ष की मुगल वफादारी के बाद जुझार सिंह ने गोंडवाना पर आक्रमण कर वहां के शासक प्रेम नारायण की राजधानी चैरागढ़ पर अधिकार कर लिया। औरंगजेब के नेतृत्व में एक विशाल मुगल सेना ने जुझार सिंह को परास्त कर भगत सिंह के लड़के देवी सिंह को ओरछा का शासक बना दिया। इस तरह ये विद्रोह 1635 ईस्वी में समाप्त हो गया। चंपत राय एवं छत्रसाल जैसे महोबा शासकों ने बुंदेलों के संघर्ष को जारी रखा। अगला विद्रोह था खाने जहां लोदी का विद्रोह, जो 1628 ईस्वी से 1631 ईस्वी के बीच ही हुआ। तो पीर खां उर्फ खाने जहां लोदी एक अफगान सरदार था। इसे शाहजहाँ के समय में मालवा की सूबेदारी मिली थी। 1629 ईस्वी में मुगल दरबार में सम्मान न मिलने के कारण अपने को असुरक्षित महसूस कर खाने जहां अहमदनगर के शासक मुर्तजा निजाम शाह के दरबार में पहुंचा। निजाम शाह ने उसे बीर की जागीरदारी इस शर्त पर प्रदान की कि वह मुगलों के कब्जे में अहमदनगर के क्षेत्र को वापस कर दे। 1629 ईस्वी में शाहजहाँ के दक्षिण पहुंच जाने पर खाने जहाँ को दक्षिण में कोई सहायता नहीं मिल सकी, अतः निराश होकर उसे उत्तर पश्चिम की ओर भागना पड़ा। अंत में बांदा जिले के शिहोदा नामक स्थान पर माधो सिंह द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। इस तरह 1631 ईस्वी तक खाने जहाँ का विद्रोह समाप्त हो गया। पुर्तगालियों के बढ़ते प्रभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से शाहजहाँ ने 1632 ईस्वी में उनके महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र हुगली पर अधिकार कर लिया। शाहजहाँ के समय में 1630-32 में दक्कन एवं गुजरात में भीषण दुर्भिक्ष यानी अकाल पड़ा, जिसकी भयंकरता का उल्लेख अंग्रेज व्यापारी पीटर मुंडी ने किया है। शाहजहाँ के शासनकाल में ही सिख पंथ के छठे गुरु गोविंद सिंह से मुगलों का संघर्ष हुआ, जिसमें सिखों की हार हुई। अब देखते हैं इनके साम्राज्य के विस्तार के बारे में। तो दक्षिण भारत में शाहजहाँ के साम्राज्य विस्तार का क्रम इस प्रकार था। अहमदनगर को सबसे पहले अपन देखें तो जहांगीर के राज्यकाल में मुगलों के आक्रमण से अहमदनगर की रक्षा करने वाले मलिक अंबर की मृत्यु के उपरांत सुल्तान मलिक अंबर के पुत्र फतेह खां के बीच आंतरिक कलह के कारण शाहजहाँ के समय महाबत खां को दक्कन एवं दौलताबाद प्राप्त करने में सफलता मिली। 1633 ईस्वी में अहमदनगर का मुगल साम्राज्य में विलय किया गया और नाम मात्र के शासक हुसैन शाह को ग्वालियर के किले के कारावास में डाल दिया गया। इस प्रकार निजाम शाही वंश का अंत हुआ। यद्यपि शिवाजी के पिता शाहजी भोसले ने 1635 ईस्वी में मुर्तजा तृतीय को निजाम शाही वंश का शासक घोषित किया, किंतु सफलता हाथ नहीं लगी। चूँकि शाहजी की सहायता अप्रत्यक्ष रूप से गोलकुंडा एवं बीजापुर के शासकों ने की थी, इसीलिए शाहजहाँ इनको दंड देने के उद्देश्य से दौलताबाद पहुंचा। गोलकुंडा के शासक अब्दुल्ला शाह ने डर कर शाहजहाँ से निम्न शर्तों पर संधि कर ली।
जैसे कि बादशाह को 6 लाख रुपए का वार्षिक कर देना मंजूर किया। दूसरा, बादशाह के नाम से सिक्के डलवाने एवं खुतबयानी उपदेश या प्रशंसात्मक रचना पढ़वाने की बात मान ली। साथ ही बीजापुर के विरुद्ध मुगलों की सैन्य कार्रवाई में सहयोग की बात को भी मान लिया। चौथा, गोलकुंडा के शासक ने अपनी पुत्री का विवाह औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद से कर दिया। पांचवा, मीर जुमला जो फारस का प्रसिद्ध व्यापारी था, जो गोलकुंडा का वजीर था, मुगलों की सेना में चला गया और उसने शाहजहाँ को कोहिनूर हीरा भेंट किया। ये नोट करने की बात है कि शाहजहाँ को कोहिनूर हीरा किसने भेंट किया। तो मीर जुमला जो फारस का प्रसिद्ध व्यापारी था, जो गोलकुंडा का वजीर था, मुगलों की सेना में चला गया और उसने शाहजहाँ को कोहिनूर हीरा भेंट किया, जो आज ब्रिटेन के पास है। अब देखते हैं बीजापुर। बीजापुर के शासक आदिल शाह द्वारा सरलता से अधीनता न स्वीकार करने पर शाहजहाँ ने उसके ऊपर 3 ओर से आक्रमण किया। बचाव का कोई भी मार्ग न पाकर आदिल शाह ने 1636 ईस्वी में शाहजहाँ की शर्तों को स्वीकार करते हुए संधि कर ली। संधि की बातों में बादशाह को वार्षिक कर देना, गोलकुंडा को परेशान न करना, शाहजी भोसले की सहायता न करना आदि शामिल था। इस तरह बादशाह शाहजहाँ 11 जुलाई 1636 ईस्वी को औरंगजेब को दक्षिण का राजप्रतिनिधि नियुक्त करके वापस आ गया। अब हम देखते हैं दक्षिण मुगल प्रदेश का विभाजन। तो औरंगजेब 1636 से 1644 ईस्वी तक दक्षिण का सूबेदार रहा। इस बीच उसने औरंगाबाद को मुगलों द्वारा दक्षिण में जीते गए प्रदेशों की राजधानी बनाया। औरंगाबाद को मुगलों द्वारा दक्षिण में जीते गए प्रदेशों की राजधानी बनाया। इसने दक्षिण के मुगल प्रदेश को निम्न सूबों में विभाजित किया। पहला, खानदेश, इसकी राजधानी बुरहानपुर थी। इसके पास असीरगढ़ का शक्तिशाली किला था। दूसरा, बरार, इसकी राजधानी इलिचपुर थी। तीसरा, तेलंगाना, जिसकी राजधानी नंदेड़ थी। और चौथा, अहमदनगर, इसके अंतर्गत अहमदनगर के जीते गए क्षेत्र शामिल थे। 1644 ईस्वी में औरंगजेब को विवश होकर दक्कन के राजप्रतिनिधि पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके कारण उसके प्रति दारा शिकोह का निरंतर विद्रोह या दारा शिकोह के प्रति शाहजहाँ का पक्षपात था। तदुपरांत औरंगजेब 1645 ईस्वी में गुजरात का शासक हुआ। बाद में वह बल्ख, बदखशा तथा कंधार पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया, पर यह आक्रमण असफल रहे। 1652 ईस्वी में पुनः उसने दूसरी बार दक्कन का राजप्रतिनिधि बनाकर भेजा गया। तब से दौलताबाद या औरंगाबाद उसकी सरकार का प्रधान कार्यालय रहा। 1652 से 1657 ईस्वी में दक्षिण की सूबेदारी के अपने दूसरे कार्यकाल में औरंगजेब ने दक्षिण में मुर्शिद कुली खां के सहयोग से लगान व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। अपने इन सुधार कार्यों में औरंगजेब ने टोडरमल एवं मलिक अंबर की लगान व्यवस्था को आधार बनाया। औरंगजेब ने अपने द्वितीय कार्यकाल दक्कन की सूबेदारी के दौरान में संपन्न सैनिक अभियान के अंतर्गत गोलकुंडा के शासक कुतुब शाह को 1636 ईस्वी में संपन्न संधि की अवहेलना करने एवं मीर जुमला के पुत्र मोहम्मद अमीन को कैद करने के अपराध में दंड देने के इरादे से फरवरी 1656 में गोलकुंडा के दुर्ग पर घेरा डाल दिया। सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह औरंगजेब के आक्रमण से इतना भयभीत हो गया कि राजकुमार हर शर्त मानने को तैयार हो गया। परिणाम स्वरूप एक और संधि संपन्न हुई। सुल्तान ने मुगल सम्राट की अधीनता स्वीकार कर ली। मुगल आधिपत्य के समय गोलकुंडा विश्व के सबसे बड़े हीरा विक्रेता बाजार के रूप में प्रसिद्ध था। अब देखते हैं मध्य एशिया। शाहजहाँ ने मध्य एशिया को विजित करने के लिए 1645 ईस्वी में शहजादा मुराद एवं 1647 ईस्वी में शाहजादा औरंगजेब को भेजा। उसे सफलता प्राप्त न हो सकी। अब देखते हैं कंधार। कंधार मुगलों एवं फारसियों के मध्य लंबे समय तक संघर्ष का कारण बना रहा। 1628 ईस्वी में कंधार का किला वहाँ के किलेदार अली मर्दान खान ने मुगलों को दे दिया। 1648 ईस्वी में
इसे पुनः फारसियों ने अधिकार में कर लिया। 1649 ईस्वी में 1649 एवं 1652 में कंधार को जीतने के लिए 2 सैन्य अभियान किए गए, परंतु दोनों में असफलता हाथ लगी। 1653 ईस्वी में दारा शिकोह द्वारा कंधार जीतने की कोशिश नाकाम रही। इस प्रकार शाहजहाँ के शासनकाल में कंधार ने मुगल आधिपत्य को स्वीकार नहीं किया। अब देखते हैं शाहजहाँ के अंतिम दिन। सन 1657 में शाहजहाँ बहुत बीमार हो गया था। उस समय उसने दारा को अपना विधिवत उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। दारा भी राजधानी में रहकर अपने पिता की सेवा, शुश्रूषा और शासन की देखभाल करने लगा। बर्नियर ने लिखा है, मैंने सूरत में आकर यह भी मालूम किया कि शाहजहाँ की उम्र इस समय 70 वर्ष के लगभग है और उसके 4 पुत्र तथा 2 पुत्रियां हैं और कई वर्ष हुए उसने अपने चारों पुत्रों को भारतवर्ष के बड़े बड़े 4 प्रदेशों का, जिनको राज्य का एक एक भाग कहना चाहिए, संपूर्ण अधिकार प्रदान कर दिया है। मुझे यह भी विदित हुआ है कि 1 वर्ष से कुछ अधिक काल से बादशाह ऐसा बीमार है कि उसके जीवन में भी संदेह है और उसकी ऐसी अवस्था देखकर शाहजादों ने राज्य प्राप्ति के लिए मंसूबे बांधने और उद्योग करने आरंभ कर दिए हैं। अंत में भाइयों में लड़ाई छिड़ी और वह 5 वर्ष तक चली, जिसे हम उत्तराधिकारी का युद्ध कह सकते हैं। तो शाहजहाँ के बीमार पड़ने पर उसके चारों पुत्र दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगज़ेब एवं मुराद बख्श में उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष आरंभ हो गया। शाहजहाँ की मुमताज़ बेगम द्वारा उत्पन्न 14 संतानों में से 7 जीवित थी, जिनमें 4 लड़के तथा तो शाहजहाँ के बीमार पड़ने पर उसके चारों पुत्र दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगज़ेब एवं मुराद बख्श में उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया। शाहजहाँ की मुमताज़ बेगम द्वारा उत्पन्न 14 संतानों में 7 जीवित थी, जिनमें 4 लड़के तथा 3 लड़कियां। जहां आरा, रोशन आरा एवं गोहन आरा थी। जहां आरा ने दारा का, रोशन आरा ने औरंगज़ेब का एवं गोहन आरा ने मुराद का समर्थन किया। शाहजहाँ के चारों पुत्रों में दारा सर्वाधिक उदार, शिक्षित एवं सभ्य था। शाहजहाँ ने दारा को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और उसे शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी। शाहजहाँ ने दारा को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और उसे शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी। उत्तराधिकारी की घोषणा से ही उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्धों की श्रृंखला का प्रथम युद्ध शाह शुजा एवं दारा के लड़के सुलेमान शिकोह तथा आमेर के राजा जय सिंह के मध्य 24 फरवरी 1658 को बहादुरपुर में हुआ। इस संघर्ष में शाह शुजा पराजित हुआ। दूसरा युद्ध औरंगज़ेब एवं मुराद बख्श तथा दारा की सेना, जिसका नेतृत्व महाराज जसवंत सिंह एवं कासिम खां कर रहे थे, के मध्य 25 अप्रैल 1658 ईस्वी को धर्मत नामक स्थान पर हुआ। इसमें दारा की पराजय हुई। औरंगज़ेब ने इस विजय की स्मृति में फतेहाबाद नामक नगर की स्थापना की। तीसरा युद्ध दारा एवं औरंगज़ेब के मध्य 8 जून 1658 ईस्वी को सामूगढ़ में हुआ। इसमें भी दारा को पराजय का सामना करना पड़ा। 5 जनवरी 1659 को उत्तराधिकारी का एक और युद्ध खजुआ नामक के स्थान पर लड़ा गया। यानी धर्मत, सामूगढ़, खजुआ ये प्रमुख युद्ध हुए, जिसमें जसवंत सिंह की भूमिका औरंगज़ेब के विरुद्ध थी, किंतु औरंगज़ेब सफल हुआ। अब देखते हैं शाहजहाँ की मृत्यु। शाहजहाँ 8 वर्ष तक आगरा के किले शाह बुर्ज में कैद रहा। शाहजहाँ 8 वर्ष तक आगरा के किले शाह बुर्ज में कैद रहा। उसका अंतिम समय बड़े दुख और मानसिक कलेश में बीता था। उस समय उसकी प्रिय पुत्री जहां आरा उसकी सेवा के लिए साथ रही थी। शाहजहाँ ने उन वर्षों को अपने वैभवपूर्ण जीवन का स्मरण करते और ताजमहल को अश्रुपूरित नेत्रों से देखते हुए बिताए थे। अंत में जनवरी सन 1686 ईस्वी में शाहजहाँ का देहांत हो गया। उस समय उसकी आयु 74 वर्ष की थी। उसे उसकी प्रिय बेगम के पार्श्व में ताजमहल में ही दफना दिया गया। अब्दुल हमीद लाहौरी बादशाह शाहजहाँ का सरकारी इतिहासकार था। राज दरबार में भी उसे काफ़ी मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त थी। उसने जिस महत्वपूर्ण कृति की रचना की उसका नाम पातशाहनामा है। पातशाहनामा को शाहजहाँ के शासन का प्रामाणिक इतिहास माना जाता है। इसमें शाहजहाँ का संपूर्ण वृत्तांत लिखा हुआ है।
अब हम आगे देखेंगे शाहजहाँ के कुछ महत्वपूर्ण कार्य। शाहजहाँ ने सिजदा और पॉयबस प्रथा को समाप्त किया था। इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत का प्रयोग आरंभ किया। गो हत्या पर से प्रतिबंध उठा लिया। हिंदुओं को मुस्लिम दास रखने पर पाबंदी लगा दी। उसके शासन के 7वें वर्ष तक आदेश जारी किया, जिसके अनुसार अगर कोई हिंदू स्वेच्छा से मुसलमान बन जाए तो उसे अपने पिता की संपत्ति से हिस्सा प्राप्त होगा। हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए एक पृथक विभाग खोला। इसके अलावा पुर्तगालियों से युद्ध का खतरा होने पर उसने आगरा के गिरजाघर को तुड़वा दिया। पुर्तगालियों से युद्ध का खतरा होने पर उसने आगरा के गिरजाघर को तुड़वा दिया। इसके अतिरिक्त मुगल कालीन स्थापत्य वास्तुकला की दृष्टि से शाहजहाँ ने अनेकों भव्य इमारतों का निर्माण किया, जिस कारण से उसका शासनकाल मध्यकालीन भारत के इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। शाहजहाँ के शासनकाल में अनेक विदेशी यात्रियों ने मुगल कालीन भारत की यात्रा की। इन विदेशी यात्रियों में द्वियात्री फ्रांसीसी थे, जीन बप्तिस्ते टेवर्नियर, जो एक जौहरी था, ने शाहजहाँ और औरंगजेब के शासनकाल में 6 बार मुगल साम्राज्य की यात्रा की। दूसरा यात्री फ्रांसिस बर्नियर था, जो एक फ्रांसीसी चिकित्सक था। इस काल में आने वाले 2 इतालवी यात्री पीटर मुंडी और निकोलो मनुची थे। मनुची अनेक घटनाओं, विशेषतः उत्तराधिकारी युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था। उसने स्टोरिया डी मोगोर नामक अपने यात्रा वृत्तांत में समकालीन इतिहास का बहुत सुंदर वर्णन किया है। औरंगजेब और दारा शिकोह के इसके अलावा उसने उत्तराधिकारी के युद्ध का भी वर्णन किया है। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे उत्तरकालीन मुगल सम्राटों के बारे में। तब तक इससे पहले हम औरंगजेब के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।